अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। तो पिछले वाले वीडियोस में हमें कर्नाटक रीजन जो इलाका था, कर्नाटक का जो इलाका था उसको हम कंप्लीट करके निकले थे, जहाँ पे 3 कर्नाटक वार्स होते। उसी कर्नाटक वार्स में अपना ध्यान भटकाकर प्लासी की तरफ रुख करने वाला एक इंसान भी था, रॉबर्ट क्लाइव। तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल बात करेंगे इस वाले वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की इंस्ट्रक्शंस और सूचना आपको मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हमें डायरेक्ट रुक करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द बंगाल प्रोविंस कहने के बाद बोल रहे समय अभी तक कर्नाटक के बारे में पढ़े थे, अब बंगाल रीजन के बारे में हमें पढ़ना है। एक बात याद रखो कि 1707 यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट डेट है। 1707 में एक बहुत बेहतरीन इंसान इस दुनिया से चल बसते, जिनकी वजह जो मुगल डायनेस्टी की एक शान थी। तो मुगल डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट किंग जो थे औरंगजेब के इंतकाल के बाद में, व्हेन औरंगजेब वाज डाइड इन द ईयर 1707, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब सो मेनी किंगडम्स आर बिकेम द इंडिपेंडेंस। तो बहुत सारे किंग्स अपने आप को आज़ाद बना ले, बहुत सारे कमांडर अपने आप को आज़ाद बना ले। उसके अंदर एक इंसान का नाम भी था मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान ने 1717 के अंदर एक नई डायनेस्टी बनाई जिसको हमें बंगाल के निज़ाम्स कहा जाता है। बंगाल के निज़ाम की जो डायनेस्टी थी वो बनी 1717 के अंदर। ठीक है, उसी 1717 के अंदर एक किंग रहते जिसका नाम है फारूक सियार। क्या नाम था? फारूक सियार। तो ये फारूक सियार क्या करते हैं, अंग्रेजों को फ्री दस्तकाज देते। व्हाट इज द फ्री दस्तकाज? देयर आर फ्री लाइसेंस टू टेक द बिजनेस है, तो टुक द बिजनेस इन द बंगाल रीजन विदाउट टैक्सेशन। तो किसी भी वसूल महसूल के बिना हम तिजारत कर सकते हैं। ये हुक्म किसको दिया गया था? अंग्रेजों को। ऐसा क्या आन पड़ी थी फारूक सियार, ये गिफ्ट ब्रिटिशर्स को दिया? तो इसका एक रीजन है भाई। क्या है? फारूक सियार एक बीमारी से जूझते रहते। तो उस टाइम में उसके दरबार को एक ग्रुप आए थे ब्रिटिशर से, उसमें एक डॉक्टर उसकी बीमारी को हल कर दे। तो उसने कहता है कि क्या आपको पता है, क्या आपको चाहिए, बोलिए हम देंगे। तो उस टाइम में उन्होंने क्या ले लेते हैं वहां पे, दस्तकाज लेते हैं। तो दस्तकाज का मीनिंग क्या है याद रख लो। दस्तक मीन्स द प्री पासिस गिवन बाय द फारूक सियार टू द ब्रिटिशर्स। तो ये एक फ्री पासेस थे। तो ये पासेस किनको दिया जाता है? ब्रिटिशर्स को। ये क्लियर हुआ। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल प्रेसिडेंसी को बनाया, या तो बंगाल के निजाम की डायनेस्टी को बनाया, बंगाल के नवाब की डायनेस्टी को बनाया। तो इनका एक कैपिटल था मुर्शिदाबाद। इनका कैपिटल का नाम क्या था? मुर्शिदाबाद। तो इस तरह से ये हुकूमत कर रहे थे। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के इंतकाल के बाद में यहाँ पे सरफराज खान आते। तो सरफराज खान का सरफराज खान का कत्ल करके कौन आती है? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान वाज द मोस्ट कैपेबल किंग, वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल किंग ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाबों के अंदर अली वर्दी खान भी एक बहुत अच्छा इंसान रहा। लेकिन उसने ये दस्तक को अपोज करने की कोशिश करते, लेकिन 1756 के अंदर इन द ईयर 1756 अली वर्दी खान वाज डाइड। अली वर्दी खान के मरने के बाद में, तो आसान सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अली वर्दी खान मरने के बाद में उसके बेटे नहीं रहते। ही नॉट हैड एनी मेल चाइल्ड। इसका कोई भी बच्चा नहीं था। इसके बेटियां थी ज्यादा। तो इसके 3 बेटियां थे। पहली बेटी का नाम है घसीटी बेगम, और दूसरी बेटी का बेटे का नाम है शौकत जंग, एंड सिराजुद्दौला छोटी बेटी का बेटा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। सर इनके नाम क्यों लिखाने की जरूरत है? जब अली वर्दी खान मरने के हालत में रहते तो अली वर्दी खान क्या बोल रहे थे? कभी भी कौन सा भी बाप क्यों ना हो, छोटी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार रहते। तो उसी छोटी बेटी के बेटे को सिराजुद्दौला को नवाब बनाओ कर बोल को प्लान रहता। तो सिराजुद्दौला को नवाब बनाने पर बाकी वाले गुस्सा हो जाते। तो बाकी वाले गुस्सा कौन हो रहे? तो यहाँ पे दूसरी बेटी है, उसकी बेटी का बेटे का नाम है शौकत जंग, और घसीटी बेगम ये ढाका की रहने वाली थी। ढाका कौन सा? आज के बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, इसी ढाका के रहने वाली थी।
तो ये ढाका की रहने वाली घसीटी बेगम, मैं बड़ी बेटी हूँ, इसका हक मुझको चाहिए कि मैं किंग यहाँ पे रूल कर सकूंगी। तो ये लोग पहले से ही सिराजुद्दौला के ऊपर टूट पड़ने के चांसेस में थे। सिराजुद्दौला तो ब्रिटिश के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। अभी क्या कॉजेस थे, तो आपको मैं बैकग्राउंड बताया इसका बंगाल का क्या था। तो प्लासी की जंग से पहले, तो प्लासी की जंग से पहले ये वाला रीजन रहा। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स तो खुल के बिजनेस तो करते रहते हैं, उनको प्री पासेस मिलते हैं, प्री पासेस परुक्षियार दिए रहते। तो ये डायनेस्टी किसने बनाई हमको देख लिया यहाँ पर। तो इधर आओ, इसके मेन कॉजेस क्या है, प्लासी की जंग होती। तो यहाँ पे मेन आती पॉलिटिकल कॉजेस। पहला क्या आते, पॉलिटिकल कॉजेस। तो सर पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, यही तो पॉलिटिकल कॉजेस था। क्या था, घसीटी बेगम और शौकत जंग सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। ये पहला रीजन बन जाता। दूसरा रीजन, राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, ठीक है। राय दुर्लभ करने वाला एक खजांची रहते सिराजुद्दौला का, उसने उसको गद्दारी करने की वजह से अपने दरबार से बाहर फेंके रहते हैं। तो लेकिन उसको कौन शेल्टर देते हैं, उसको कौन पनाह देते हैं, उसको ब्रिटिशर्स पनाह देते हैं। तो ये गुस्सा सिराजुद्दौला को आ गया। पहला वाला गुस्सा भी सिराजुद्दौला को है, दूसरा वाला गुस्सा भी सिराजुद्दौला का। तीसरा पॉइंट क्या है, मिस यूज ऑफ दस्तकाज। ये तुम्हारे 10th की बुक में दिए, देखो, मिस यूज ऑफ दस्तकाज, ठीक है। पहले वाले पॉइंट तुम ना को 10th की बुक में, न्यू टेक्स्ट बुक में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, बाकी का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। मिस यूज ऑफ दस्तकाज, क्या मिस यूज ऑफ दस्तकाज, जो दस्तक ब्रिटिशर्स को दिए थे उन्होंने उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। तो गलत कैसा इस्तेमाल कर दे, ब्रिटिशर्स को जब ये दस्तकाज दिया जाते हैं, वो दस्तकाज हिंदुस्तान के ताजिर को बेच के, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को बेच के उन्होंने ये दस्तका लाते थे। तो मतलब यहाँ पे किसको नुकसान हुआ, सिराजुद्दौला को ही नुकसान हुआ। सर सिराजुद्दौला को कैसा नुकसान होता है, याद रखो, जो इंडिया के बिजनेसमैन थे वो पहले सिराजुद्दौला को टैक्स भरते थे। अब ब्रिटिशर से दस्तकाज खरीदने लगे तो वो टैक्स भी नहीं भरने लगे। तो ये टैक्स का ना भरना सिराजुद्दौला के खजाने के ऊपर भारी भारी भरकम बोझ मार दो। उसके बाद में डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट टू द सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला किंग बनते हैं, ब्रिटिशर्स कोई भी उसको क्या है, गिफ्ट नहीं देते, उसको इंसल्ट करते हैं। ये कौन सा राजा है, ऐसा इंसल्ट करते हैं, ये भी एक रीजन बनता है। तो आगे जाके नेक्स्ट है, मेंडिंग द फोर्ट विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब। मेंडिंग द फोर्ट, तो मतलब है कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम किला था, फोर्ट विलियम किला को नवाब की परमिशन के बिना ही बनाने की कोशिश कर दो। सर उन्होंने क्यों पोर्ट बना रहे थे, बिजनेस, ब्रिटिशर्स तो बिजनेस के लिए आए थे, क्यों पोर्ट बना रहे थे। याद रखो वहां पे अभी 3rd कार्नाटिक वार चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, बंगाल की सिचुएशन बन रहा है। तो हो सकता है कि फ्रेंचेस कभी भी आके क्या है हमारे ऊपर अटैक कर सकती हैं, डर तो ब्रिटिशर्स को पहले भी था। तो इसीलिए उन्होंने फोर्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, फोर्ट विलियम को ऊपर बाजू तोप रखते हैं, सामने खड्डे बना दो। तो इसके बाद में सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स को बिला दो। तो तुम बिजनेसमैन हो, तुमको किलों की क्या जरूरत है, तुमको फोर्ट की क्या जरूरत है, तुम्हारी हिफाजत के लिए हम हैं। तो वो पहले फोर्ट गिरा डालो पूरी, बोलता। तब ब्रिटिशर्स बड़े अहंकार के जवाब देते, तकब्बुरी के साथ जवाब देते हैं, ये जो किले हैं ये सिर्फ 3 सर उसके अंदर डाल के मूछेंगे हम लोग, लेकिन हम किले बनाने का नहीं रोकेंगे। तो ये बात किसको गुस्से का दे, सिराजुद्दौला को गुस्सा ला दो। समझ में आ रहा है। तो याद रखो, मेंडिंग द फोर्ट विदाउट परमिशन। ऊपर से सिराजुद्दौला फ्रेंच को सपोर्ट कर दो, फ्रेंच को अपने दरबार में रख लेते। देखो कितनी आग वाली चीज है, ये ब्रिटिशर्स को गुस्सा आता। क्यों गुस्सा आता है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे दुश्मन को तुम्हें शेल्टर दे रहे हैं, राय दुर्लभ को तुम्हें शेल्टर दे रहे हैं, क्यों ना हम तुम्हारे दुश्मन को शेल्टर दे दे। तो यस, तुम्हारे दुश्मन को हम शेल्टर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंचेस को दिए। लास्ट पॉइंट है ब्लैक रूम ट्रेजेडी। तो ये ब्लैक रूम ट्रेजेडी क्या है सर, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी बोलो या ब्लैक रूम ट्रेजेडी बोलो। सियाकोटी का अलमिया बोलते हैं हमें उर्दू के अंदर, सियाकोटी का अलमिया क्या होते हैं। तो एक नॉर्मल सा याद रखो, इतने सारे रीजंस हैं, ये रीजन रख के जब फोर्ट बनाने के लिए परमिशन नहीं लेते तो फोर्ट सिराजुद्दौला क्या करते, सीधा फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक करते। फोर्ट विलियम किसके ऊपर अटैक करते, फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक करते, जहां पे कासिम बाजार रहता है। कौन सा बाजार है, कासिम बाजार। तो ये कासिम बाजार के ऊपर जब अटैक करता है
तो यहां पे अटैक करने के बाद में कितने लोगों को लेके आते? 146 ब्रिटिशर्स को अरेस्ट करता। कितने 6 को? 146 ब्रिटिशर्स को अरेस्ट करके एक छोटी सी रूम के अंदर, जिसके अंदर 146 टमाटे भी नहीं बैठ सकते, जिसके अंदर 146 छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं बैठ सकते, उसके अंदर 146 इंसानों को डालते ऊपर नीचे कर। सुबह उठे तक उसके अंदर 123 लोग ऑलरेडी टिकट पास कर रहे थे। कहाँ को टिकट पास कर दे मतलब उनका इंतकाल हो जाते। 123 पीपल्स का बचे कितने लोग? 120, सिर्फ 23 पीपल्स बचे। ये जो हादसा था, यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को गुस्सा ला दो। तो उस टाइम में ब्रिटिशर ऑफिसर्स कौन थे? रॉबर्ट क्लायू। ये नाम याद रखो, रॉबर्ट क्लायू। कहां था रॉबर्ट क्लायू? थर्ड कार्नाटिक जंग में लड़ रहा था स्टार्टिंग में। अब इधर क्यों आया रॉबर्ट क्लाइव? क्योंकि उनके लोगों को मारा जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ वाटसन भी आता है। कौन आते हैं? वाटसन, एडमिरल वाटसन। एक्चुअली लीडर एडमिरल वाटसन है, लेकिन ज्यादा वर्चस्व, ज्यादा फेमस कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों लोग आते। दोनों लोग जब आते हैं, सिराजुद्दौला और इनके बीच में जंग होती। कौन सी? कासिम बाजार। कौन सी बाजार की जंग होती? कासिम बाजार की जंग होती। तो कासिम बाजार की जंग होने के बाद में सिराजुद्दौला हार जाता। सिराजुद्दौला क्या करते हैं? हार जाते। सिराजुद्दौला जैसा ही हारते हैं, वहां पे अली नगर की ट्रीटी होती। कौन सी नगर? अली नगर। तो अली नगर ट्रीटी में बातचीत होती। क्या बातचीत होती अली नगर ट्रीटी में? तो जो दस्तक है हमारे, वो दस्तक कंटिन्यू रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ब्रिटिशर्स को बिजनेस करने की पूरी आजादी चाहिए। तीसरा पॉइंट, सिराजुद्दौला किसको भी अपने दरबार में मदद नहीं करेगा। मतलब ये पूरी तरह से सिराजुद्दौला के ऊपर थोपा जाता। तो कौन? रॉबर्ट क्लाइव वाटसन मिला के। अब सिराजुद्दौला को पूरी तरह से हराना है, तो वहां पे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होते। तो कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन पार्टिसिपेट करती हूँ? वैसे भी तो घसीटी बेगम थी यहाँ पे। घसीटी बेगम एंड शौकत जंग दोनों लोग क्या बोलते हैं? जाते हैं किसके साथ मिलती? जाके रॉबर्ट क्लाइव को मिलते। रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोलते हैं? हमारे लोग ऐसे ही है, हमारे लोग हमेशा ऐसे ही है। हमारे खास करके इंडियंस के अंदर थोड़ा बहुत आदत भी है कुछ लगाना बुझाने की। इंडियन ऐसे भी हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया बात करते। चंद लोग ऐसे भी हैं जो लगा बुझा के काम करते। यहाँ पे घसीटी बेगम और शौकत जंग क्या करते हैं? ब्रिटिश के साथ हाथ जोड़ा दो और बोल दे, हम अगर राजा नहीं बनेंगे तो सिराजुद्दौला भी नहीं बनेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव को पूरे पांचों जो अंगलियां हैं वो घी के अंदर डूबे हुए जैसा हुआ। एक तो वो सिराजुद्दौला को वैसे भी हरा ही नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने क्या करती? शौकत जंग और घसीटी बेगम को मदद लेती। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट कौन आते? मीर जाफर को पकड़ते। किसे पकड़ते हैं? मीर जाफर। अब ये मीर जाफर कौन है? मीर जाफर वाज द कमांडर ऑफ द सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सिपह सालार रहता है। और सिराजुद्दौला की 1,40,000 की फौज रहती। कितनी फौज रहती? 40,000। 1,40,000 फौज के अंदर 70,000 फौज का कमांडर कौन रहते? मीर जाफर रहता। तो इसीलिए मीर जाफर को खींचते। और 70,000 का कमांडर कौन रहते सर बोलेगा? तो मीर मदन और मोहन लाल करने वाले रहता। देखो ये वर्ड याद रख लो। 70,000 की फौज के मीर जाफर को और रॉबर्ट क्लाइव को मिक्स कौन कराती? उनको मीटिंग कौन कराती? मीटिंग कौन कराने वाला? एक बिजनेसमैन है, एक दलाल है, एक ब्रोकर है, जिसका नाम है अमीन चंद। कौन सा चंद? ये अमीन चंद। दोनों जने के बीच में काम होते। तो इसके बाद में जगत सेठ। कौन सा सेठ? जगत सेठ। इन एक बैंकर था, इन एक बिजनेसमैन था। ये जगत सेठ करने वाला क्या करते? किसको मदद करने की कोशिश करते? ब्रिटिशर्स को। ऊपर से जब राय दुर्लभ इनको भेज रहे हैं, राय दुर्लभ को सिराजुद्दौला अपने दरबार से धकेल रहा है, तो इन्हों उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होते। सिराजुद्दौला के साथ क्या बात होती सर? ये सॉरी मीर जाफर के साथ। ये बाकी वाले तो समझ में आए, बाकी वाले को कुछ अपनी खुजली थी, खुजली खजा लेने के लिए आए थे। तो मीर जाफर को क्या करे? तो मीर जाफर को आज दिखाया गया, अगर मीर जाफर जंग के अंदर न्यूट्रल पॉलिसी अपनाया, एक जगह पे रुका, तो उसको अगला बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो मीर जाफर की तो लग गई। तो ऐसे टाइम में कौन नहीं सपोर्ट करेगा? हाँ, लेकिन एक गद्दारी कर जाते अपने मालिक के साथ, तो याद रखो मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करना। हाँ, ये बात अगर मालिक गलत रास्ते पे था तो वो बात अलग रहे, लेकिन यह मालिक तो सही रास्ते पे था ना, अपने फायदे के लिए मालिक को धोखा दे रहा।
तो ये इतना सारा कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ एक मौके का इंतजार में रहता। तो उस टाइम में अमीन चंद आते रॉबर्ट क्लाइव के पास, तुम्हारे दोनों जने के बीच में मीटिंग करे सलाच में, मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ दो। नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बोलता है नहीं देते, वापस जाओ। तो तब अमीन चंद बोलते जा तू, मैं क्या हुआ, जाके सिराजुद्दौला बोलता हूँ क्या खिचड़ी पक रहे हैं यहाँ पे, करो क्या कर देखेंगे। तब अमीन चंद को झूठा वादा किया जाता है कि तुमको जंग के बाद में 50 लाख रुपया दिया जाएगा। बाद में उसको एक रेड बॉन्ड के ऊपर सिग्नेचर करके देते डुप्लीकेट, लेकिन रेड बॉन्ड दुनिया की कौन से कोर्ट में भी नहीं चलता। अब तुम धोखा दे रहे हो तो तुमको भी धोखा देगा अल्लाह ताला जरूर। यस, यस और नॉट। तो तुम अपने मजहब के नाम पे तुम धोखा देने की कोशिश करोगे, जरूर ना जरूर फटकार मिलेगी एक ना एक दिन। तो वही तो काम यहां पे हुआ। तो इतना सारा हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव एक ही इंतजार में था, सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो तब रॉबर्ट क्लाइव क्या क्या इल्जाम लगाते, एक एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन बोले तो जुल्म, एक क्या बोलते हैं उस समय, इल्जाम लगा दो। क्या इल्जाम लगाते, अली नगर ट्रीटी को, जो अली नगर की अग्रीमेंट करे थे, वो अली नगर ट्रीटी को तोड़ रहा है कौन, सिराजुद्दौला तोड़ रहा है जरूर। तो ये एलिगेशंस लगा के 23 जून 1757 के अंदर भगीरथी रिवर के पास, कौन सी रिवर, भगीरथी रिवर के किनारे पर एक जंग होती जिसका नाम है प्लासी। अब ये प्लासी प्रेजेंट कहां पे है बोले तो बिहार स्टेट में है। तो जंग के मैदान में एज इट इज सिराजुद्दौला जो मीर जाफर था, बीच जंग के मैदान में जाके आराम से समोसे खाते ठहर छोड़ दो, और बेजार आ रहा है बोल के मतलब वादा किया था ना इधर साइड में। तो 70,000 फौज तो वैसे ही बेकार निकली। अब 70,000 फौज की जो लीडरशिप थी वो कौन लेते, मीर मदन और मोहनलाल। दोनों लोग मुश्किल से कोशिश करते, बहुत सारी कोशिश कर दो, लेकिन कोशिश उनकी कामयाब होती। क्यों कामयाब होती उनकी कोशिश, क्योंकि वो धोखा नहीं देते। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या करते, वापस बुलाते हैं उनको, बुला क्या बोलते हैं, जंग अभी नहीं करना है, रात में करना है। रात में धोखे से अटैक करते हैं, तो सिराजुद्दौला हार के भाग जाते हैं। भागने के बाद में 25 जून को रॉबर्ट क्लाइव किसके हाथ में लग जाते, मीरान के हाथ लगते, और मीरान उसका कत्ल कर दे। मीरान कौन है, मीरान ही वाज द सन ऑफ द मीर जाफर। किसका सन है, मीर जाफर। अभी यहाँ पे इंपैक्ट्स क्या हुए सर, इसके आउटकम क्या निकले। एज ए ट्रीटी के हिसाब से किसको नवाब बनाया गया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो नवाब बनने की खुशी में मीर जाफर क्या करते, 24 एरियाज, 24 रीजन्स, जिससे हमें परगनास बोलते हैं, हाँ ले सब ब्रिटिशर, तुम्हें ले, तुम्हें क्या होना करते हैं करो बोल के देख छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद में 17 करोड़ 70 लाख रुपए, कितना, 17 करोड़ 70 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को दे दो। वापस दस्तकाज को री चालू करा दे, दस्तकाज फिर से चालू होते हैं। तो मीर जाफर एक पपेट बन जाते, पपेट, पपेट बोलेगे तो उनके हाथ की कठपुतली बनता। तो इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे अपनी जीत हासिल करते, रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाता। तो उसके जगह पे कौन आते, वैंसीटार्ट, ये नाम याद रखो, वैंसीटार्ट, अगले वाले वीडियो में फिर देखेंगे इसे। तो देखो इसके बाद में फिर बक्सार की जंग का हुलिया क्या है देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार से पहले थोड़ा बंगाल की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को पहले अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि बंगाल की जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी। क्या है, अब बंगाल में किंग नवाब कौन है, जिसका नाम है मीर जाफर। कौन है, मीर जाफर। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में है और ब्रिटिश का कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर के अंडर के काम कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स और पैसा मांगते हैं, उससे ज्यादा पैसा मांगते 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 निकलते, तो उसका खजाना खाली होते। तो देने के लिए जब इनकार करते तो उसको पावर से नीचे उतार के किसको पावर पे लाया जाते, मीर कासिम। मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बनना ही सबसे बड़ा सबब था इस जंग के लिए, क्योंकि मीर कासिम कुछ अलग टाइप का इंसान था, मीर जाफर की तरह नहीं था।
तो इन्हें क्या करते हैं, अभी कॉजेज क्या क्या है देखो। कॉजेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कॉजेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉजेज के बिना कोई जंग नहीं होती, ये तो सब लोगों को पता है। अब कॉजेज क्या क्या है? पहला वन, मीर कासिम जो है, पे द ऑल एक्सपेंसेस, पे ऑल एक्सपेंसेस। तो मीर कासिम क्या करते, ब्रिटिशर्स को जितना पैसा देना था सभी पैसा दे के आजाद बचने की कोशिश करता। अभी मीर कासिम कितने पैसे देते उनको? तो मीर कासिम 4 साल के एडवांस पैसे देते। कितने साल के? 4 इयर्स का एडवांस पेमेंट करते। पेमेंट करके उनको उनसे आजाद बचने के लिए द मीर कासिम गिव द ऑल एक्सपेंसेस एडवांसली, okay, 4 years advancely expenses to the British and try to seeking the independence. So he transferred their capital from the Murshidabad to Mongir. इसलिए इन्हें क्या करते, मुर्शिदाबाद से मोंगीर को अपना कैपिटल ट्रांसफर करता। जैसा इन्हें ट्रांसफर करते तो ये चटका किसको लगते, ये तकलीफ किसको होती? ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अपना बनाया हुआ नवाब अपने ही सामने, हमारी बिल्ली हम ना कुछ में आओ, इस जो वाला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आता। तो यहां पे उन्हें क्या करते, नेक्स्ट ब्रिटिशर्स शाह आलम सेकेंड को लुभाने की कोशिश करते। शाह आलम सेकेंड, ये नाम याद रखो। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, शाह आलम सेकेंड को लुभाते हैं। कैसा लुभाते? उसी टाइम में शाह आलम सेकेंड मुगल का किंग बने रहते हैं, जब उसका कोरोनेशन चलते रहते, ताजपोशी चलते रहते, ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस के जो गिफ्ट थे वो शाह आलम सेकंड को देते और बोलते हैं मीर कासिम तुझको किंग बनाने से खुश नहीं है, तुझको इंसल्ट करना चाहता है। हालांकि ये बात शाह आलम सेकंड नहीं मानता। तो इतना इस तरह से शाह अंदरूनी लोगों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश करते, ये भी मीर कासिम को नहीं सहता। मीर कासिम क्या है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाओ, हमारे लोगों के ऊपर ही हमको ये कर रहा है। नेक्स्ट तीसरा रीजन, राम नारायण। राम नारायण को शेल्टर देते ब्रिटिश। राम नारायण को शेल्टर कौन देते? शेल्टर बोले तो क्या, पनाह देना। अब ये राम नारायण कौन है? मीर कासिम का एक बाहर भेजा हुआ मिनिस्टर है। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ द मीर कासिम। ओके, इन्हें मिनिस्टर थे लेकिन पहले थे, अब नहीं है। तो इसको बाहर बाहर ढकेले रहते क्योंकि इन्हें गद्दारी करने की कोशिश करते। इस गद्दार को कौन, मीर, आगे आने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स इसको क्या करते, प्रोटेक्ट करते, इसको हिफाजत कर दें। तो उस टाइम मैंने बोलते राम नारायण को मुझे वापस दो, तो ब्रिटिशर्स बोलते हम नहीं देते। क्यों? ब्रिटिशर्स कभी भी उनकी पनाह मांग के, उनकी हेल्प मांग के जो आते हैं लोग, उनको कभी भी वापस नहीं देते। तो ये भी एक रीजन बना। तो इतना होने के बाद में अब अभी तक जितने भी कॉजेस थे ये मीर कासिम को दर्द पहुंचा रहे थे। अब जो कॉजेस आती है वो ब्रिटिशर्स को दर्द पहुंचा दो। क्या कॉज है? दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, कैंसलेशन ऑफ दस्तकाज। क्या है? कैंसलेशन। तो दस्तकाज को क्या किया जाता है? रद्द किया जाता। देखो, दस्तकाज को पहली बार लागू करने वाला फारुखसियार था, उसको पहली बार अपोज करने वाला अली वर्दी खान, उसको पहली बार बंद करने वाला सिराजुद्दौला, उसको फिर से चालू करने वाला कौन है? उसको फिर को स्टार्ट करने वाला मीर जाफर। अब उसको फिर कौन बंद कर रहे हैं? मीर कासिम। मीर कासिम स्टार्ट किया। अब ये कैंसलेशन ऑफ दस्तकाज, सॉरी, मीर कासिम उसको बंद किया, तो मीर कासिम कैंसलेशन ऑफ दस्तकाज किया, तो इससे ब्रिटिशर को क्यों तकलीफ होती? याद रखो, ब्रिटिशर्स को उनकी शान, उनकी डिग्निटी इंपॉर्टेंट थी। अब ये दस्तकाज कैंसलेशन करेंगे तो इंडियन बिजनेसमैन और ब्रिटिश बिजनेसमैन में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब कोई फर्क नहीं रहेगा तो इंडियंस अच्छा तरह से बिजनेस कर सकते। तो ये अंग्रेजों को तकलीफ देना स्टार्ट कर दो। देखो, अभी तक इसके कॉजेस देख रहे थे, अब उनको गुस्सा करने की कोशिश देख रहे। नेक्स्ट क्या? कैंसलेशन ऑफ दस्तकाज होने के बाद में ही स्टार्टेड द चेक पोस्ट। चेक पोस्ट क्यों सर? चेक पोस्ट के अंदर है तलाशी ली जाती इनके सामान की, किनकी? ब्रिटिशर के सामान की तलाशी ली जाती। ये भी बहुत बड़ा तकलीफ दांव होते ब्रिटिशर्स के लिए। मतलब मीर कासिम टोटली अपोज जा रहे किसके? ब्रिटिशर्स के। अब ब्रिटिशर्स को आया गुस्सा,
तो इसीलिए ब्रिटिशर्स क्या करे, नेक्स्ट इसे डिथ्रोन करे, इसके तक ताज से इसको नीचे उतारा गया, इसको बादशाहियत से नीचे उतारा गया। तो डिथ्रोन्ड, इसको क्या करते हैं, डिथ्रोन्ड करते। अब गुस्सा आया मीर कासिम को, इसलिए मीर कासिम चला गया सीधा किसके पास, शाह आलम सेकंड के पास। तो शाह आलम सेकंड क्या था, शाह आलम सेकंड मुगल किंग था, यस और नॉट। शाह आलम सेकंड मुगल किंग था, तो इसको लुभाने की कोशिश किया। उसके बाद में सीधा जाता है अवध, जिसे हमें अवध बोलते हैं या औध बोलते हैं। औध का किंग उस टाइम में था शुजाउद्दौला। कौन था, शुजाउद्दौला। कौन सा दौला, शुजाउद्दौला। क्लियर पॉइंट। अब 3 लोग मिला के एक आर्मी बनाए, कौन कौन, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। और इस कंबाइंड आर्मी के लीडर कौन थे, मीर कासिम थे। कौन थे, मीर कासिम। अब कंबाइंड आर्मी के लीडर क्या है, मीर कासिम है। तो जंग करने के लिए चलो जाएंगे, अब इवेंट्स देखेंगे। क्या इवेंट्स थे सर, देखो इवेंट्स के अंदर पहला पॉइंट आते हैं, द कंबाइंड आर्मी एंड ब्रिटिशर्स आर्मी ज्वाइन इन द बक्सार। कहां पे ज्वाइन होती हैं दोनों लोग, इनो बक्सार में। कब ज्वाइन होते हैं, 1764 अक्टूबर है 22 को, बक्सार कहने के प्लेस में जमा हो। अब इधर से तो मीर जाफर लीडर है, उधर से कौन लीडर है, वहां तो रॉबर्ट क्लाइव है नहीं। रॉबर्ट क्लाइव कहां गए थे सर, तो रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड को चला जा दो, इंग्लैंड को गए रहते, उसकी जगह पे कौन रहते, बंगाल का जो गवर्नर थे उस टाइम में, उस बंगाल गवर्नर का नाम था वैंसी टार्ट। क्या था, वैंसी टार्ट, ये नाम याद रख लो, वैंसी टार्ट। तो ये वैंसी टार्ट क्या करते, जंग करने के लिए सामने आओ। वैंसी टार्ट गवर्नर है, लेकिन उसके कमांडर कोई ने भी भेजते, कौन, कमांडर का नाम क्या है, हेक्टर मनरो। क्या नाम था, हेक्टर मनरो। सर 2 नाम है तो, थॉमस मनरो एंड हेक्टर मनरो। थॉमस मनरो लैंड टैक्स पॉलिसी के अंदर आते, हेक्टर मनरो बक्सार की जंग के अंदर आते, कंफ्यूजन मत कर लो। अभी हेक्टर मनरो यहां पे है, सामने बाजू मीर कासिम है, दोनों के बीच में जंग होती। जंग होने के अंदर मीर कासिम हारने का अंदेशा देखते और मीर कासिम भाग के चला जाते जंग के मैदान। मीर कासिम फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। अभी ये जंग में हार जाते तो शुजाउद्दौला सोचते, साहिब हम आए थे तुम्हारे लिए, तो हमारा ही सहारा छोड़ के चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम भी भाग जाएंगे। शुजाउद्दौला ऑल्सो फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। कौन बचे लास्ट में, करो या मरो की स्थिति में थे, कौन, शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड मेड ए ट्रीटी, चलो साहब उन्हें भी गया जिसके बारे में हम आए थे, वही भी इंसान गया जो हमको मदद करने की बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम मजबूर है, चलो ट्रीटी कर लो, तुम जो कंडीशन डालेंगे हम तैयार रहेंगे। तो वो ट्रीटी का नाम है अलाहाबाद ट्रीटी। कौन सा ट्रीटी, अलाहाबाद। ठीक है, अब अलाहाबाद ट्रीटी किसके किसके बीच में होती, ब्रिटिशर्स और शाह आलम सेकंड के बीच में, बक्सार जंग के बाद में। जब अलाहाबाद ट्रीटी खत्म होते तो कंडीशन स्टार्ट होते, जो तुम्हारे बैटल ऑफ बक्सर के इंपैक्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं। इंपैक्ट्स, आउटकम्स एंड रिजल्ट्स सब सेम है। क्या क्या होते हैं इसका रिजल्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा मैप भी बताया हुआ हूं मैं। तो यहाँ पे है ये बंगाल, बंगाल के अंदर इधर साइड मुर्शिदाबाद आते तो मोंगीर को चला जाते, कौन, मीर कासिम। ये भी याद रहते, मोंगीर और मुर्शिदाबाद आसपास ही उधर है, लेकिन आजाद बचने की कोशिश कर दो। देखो इधर से कौन आ रहे हैं, दिल्ली से शाह आलम सेकंड आ रहे हैं, कहां पे, बक्सर वाले इलाके में। इधर से शुजाउद्दौला जो है औध का, दोनों भी ज्वाइन करते हैं लेकिन भाग को जाती, तो शाह आलम सेकंड एक ही बचते। अब शाह आलम सेकंड क्या करते, देखो आगे, शाह आलम सेकंड गिव द दीवानी राइट। कौन सा राइट देते, दीवानी राइट देते ब्रिटिशर्स को। दीवानी राइट किसको देते, ये भी याद रखना है, दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को देते बंगाल के अंदर। देखो साहब बंगाल बोले तो इतना ही नहीं, छोटा नहीं बड़ा है। बंगाल बोले तो कौन कौन सा है, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल दोनों है, जो बांग्लादेश है आज का, ये सब मिला के एक बंगाल है। बंगाल के अंदर दीवानी राइट ले लो। ये दीवानी राइट क्या है, तो ठीक उसी टाइम में रॉबर्ट क्लाइव फिर से एंट्री मार दो। मतलब अभी तक रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, जंग खत्म होती तो रॉबर्ट क्लाइव आके ट्रीटी बना लेते।
वैनसिटार्ड चला जाता। तो वैनसिटार्ड क्या था? गवर्नर। इस बार रॉबर्ट क्लाइव, अभी तक क्या था? कमांडर था। इस बार रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन के आते 1764 में, नहीं सॉरी 1765 के अंदर, और ट्रीटी कब हो रही? 1764 में। तो आ जाता और इसको गवर्नर बनाते आने के बाद। जैसा ही आते ट्रीटी के अंदर कंडीशंस डाल रहे, क्या डाल रहे कंडीशंस? दीवानी राइट किसको देना बंगाल के अंदर? ब्रिटिशर्स को देना। और शाह आलम सेकंड बोलते दीवानी राइट छोड़ो साहब, 26 लाख रुपए दो एक साल को। एक साल को कितना दो? 26 लाख रुपए दो और पूरा बंगाल तुम्हें ले लो। द शाह आलम सेकंड गिव द दीवानी राइट to the Britishers in Bengal, first condition. Second one, the 26 lakh rupees received from the Britishers, who Shah Alam second, and gave the all rights in Bengal. चलो साहब बंगाल तुम्हारा ही, कुछ करना है कर लो वहीं पे, मुझे नहीं मालूम है। अभी बंगाल का ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक ठाक निकला, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बेंगलोर आया है किसके अंडर में? ब्रिटिशर्स के अंदर में। ये उनका पहला स्टेप था। उसके बाद में 50 लाख रुपीस शुजाउद्दौला, देखो शुजाउद्दौला पे द 50 लाख रुपीस एज ए वॉर एक्सपेंशन। वार में जितना भी नुकसान हुआ है उसको कौन भरना पड़ेगा? शुजाउद्दौला भरना पड़ेगा। क्योंकि औद चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हाँ औद चाहिए तो पैसे भरो, औद वापस देंगे आप लोगों को। औद आपको पसंद नहीं है तो छोड़ दो, हम औद रखेंगे, तुम्हारे 50 लाख भी नहीं चाहिए। तो शुजाउद्दौला मजबूरी में 50 लाख रुपए देके औद ले लेते। उसके बाद में डिवेल गवर्नमेंट स्टार्ट होते। कौन सी गवर्नमेंट है? डिवेल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है सर? डिवेल गवर्नमेंट कब स्टार्ट करती है? यहाँ पे 1765 के अंदर। व्हेन वाज द डिवेल गवर्नमेंट स्टार्टेड? यहाँ पे लिखने को नहीं दिख रहा, तो 1765 के अंदर डिवेल गवर्नमेंट स्टार्ट होती। सर व्हाट इज द डिवेल गवर्नमेंट? इट इज इंट्रोड्यूस बाय द रॉबर्ट क्लाइव। कौन इंट्रोड्यूस करते हैं उसे? रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करते। ऑलरेडी 3 कंडीशंस थे। हाँ नेक्स्ट, अब एक कंडीशन क्या है? The Britishers have the right of the business in the बक्सार। बक्सार के अंदर बिजनेस करने की फुल परमिशन थी। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ये सारे सामान मामले में पड़ते तो लास्ट में क्या बोलते हैं? दीवानी राइट बहुत बताते। कौन? ड्वेल गवर्नमेंट। अब दीवानी राइट समझ में आते। ड्वेल गवर्नमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन द ईयर 1765। तो 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव अनाउंस करते। तो इसी डबल गवर्नमेंट में 2 टाइप की गवर्नमेंट रहते हैं। कौन कौन से बोलेगा? तो याद रखो, इसी डबल गवर्नमेंट के अंदर एक है दीवानी राइट और एक है फौजदारी राइट। कौन सा राइट है? फौजदारी। तो फौजदारी राइट बोले तो क्या सर? टू प्रोटेक्ट द पीपल्स, टू प्रोटेक्ट द किंगडम, रियासत को बचाने का काम। और दीवानी राइट बोले तो टू कलेक्ट द लैंड टैक्सेस इन द एंड दैट प्लेस। देखो कमाए हम और अंडा खाए फकीर। तो हिफाजत कौन कर रहे हैं? इंडिया का किंग। और वहां पे आने वाला लगान जो टैक्स है वो कौन ले रहे हैं? ब्रिटिशर्स। बहुत ना इंसाफी है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स डबल गवर्नमेंट चला दो। एक दीवानी राइट है, एक फौजदारी राइट है। फौजदारी राइट इंडियन किंग्स को है, दीवानी राइट ब्रिटिशर्स को है। इस तरह से इतना अच्छा काम करने की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल पूरा उनके अंडर में आ गया। तो बंगाल पूरा अंडर में आ गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? सिर्फ बंगाल का पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरह से बैटल ऑफ बक्सार चलती है। बैटल ऑफ बक्सार के इंपैक्ट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कार्नाटिक वॉर्स और ये जो बैटल ऑफ बक्सार और बैटल ऑफ प्लासी है और द डबल गवर्नमेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे एसएसएलसी और जीपीएसटीआर के अंदर, तो उसको डिस्कशन करेंगे अगली वाली वीडियो में। उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो कमेंट में बताइए, तो उसको डिटेली बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, अच्छी तरह स्टडी करिए, अपनी तबीयत की हिफाजत करिए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए एक पुख्ता इरादा करें। तो आप पढ़ने के लिए तैयार रहो, हम पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे जरूर। लेकिन इतना ही क्या, आपसे एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, तो आपका सपोर्ट चाहिए प्लीज। ओके, उम्मीद है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।